नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर प्लान, दिसंबर तक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लग जाएगा कोरोना वैक्सीन। ऑक्सीजन पर केजरीवाल का नया गेम, 2 करोड़ के दिल्ली में बनाए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाले बैंक, घर घर पहुंचाने का दावा। कोरोना पर डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर घिरी कांग्रेस, श्रीनिवास ने पूछताछ पर मचाया बवाल, तो बीजेपी ने दागे सवाल, गलत नहीं तो डर क्यों, होनी चाहिए जांच। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए किया नंदीग्राम का दौरा, महिलाओं ने खोली ममता के गुंडों के अत्याचार की पोल। मुसलमानों के खिलाफ चीन की साजिश जारी, शिनजियांग प्रांत के मुसलमानों को गिरफ्तार कर कैंप में भेजा, कई मस्जिद भी तोड़कर गिराई। पहली खबर महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के मास्टर प्लान की। मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर लिया है और ये लक्ष्य है इस साल दिसंबर तक 18 साल के ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दे देने का। मोदी सरकार इस प्लान पर बहुत तेजी से काम कर रही है और खबर है कि इसके लिए अगस्त महीने से हर दिन 90 लाख डोज दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सरप्राइज देते हैं और उनके इस प्लान से ये समझ आ रहा है कि आखिरी जंग शुरू हो गई है। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने पूरा विस्तृत तरीके से बताया कि किस हिसाब से आगे इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और उन्होंने जो सबसे अहम बात बताई, एक तो वैक्सीनेशन के बारे में जो आपने बताया कि किस तरीके से 3 महीने के बाद से ये सारा प्लान रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। बस उन लोगों को तैयार करना, ये जो वक्त भी लगेगा वो इसमें लगेगा कि इतने लार्ज स्केल पे अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होगा, किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन लोग वैक्सीन लगाएंगे, इतना मेडिकल स्टाफ कहाँ से आएगा और किन किन लोगों को इसमें जोड़ा जा सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कदम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है वो ये है कि जितनी भी जो कोरोना को मैनेजमेंट करने के हिसाब से कि चूँकि अब शहरों में तो चीज़ें नियंत्रित हो जाएंगी, वहाँ हॉस्पिटल भी है, वहाँ ऑक्सीजन भी है, आईसीयू बेड्स भी है, लेकिन गाँवों का क्या होगा। तो इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई लोकलाइज लेवल पे ये सारा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए और गाँव में भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए पूरा नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए। और सारे लोग, जो सब राज्यों को ये कहा जा रहा है कि जितना ये जो आशा वर्कर होते हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, जो थोड़ी बहुत मेडिकल प्रैक्टिस वो जानती हैं, कुछ समझती भी हैं, इन लोगों को इन सब कामों में लगाया जाए कि जैसे ऑक्सीजन की डिलीवरी कैसे करनी है, ऑक्सीजन को कैसे लगाया जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर एक पूरा वर्कफोर्स तैयार हो जाता है तो एक जो खतरा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और जो वाकई में है भी कि जो गांव के अंदर ये कोरोना जिस तरीके से कहर मचा रहा है, इसको रोकने का कोई और दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। तो एक लोकलाइज लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग और उसका सब कुछ, और साथ ही साथ उन्होंने लगातार टेस्टिंग, जो टेस्ट जो हो वो डोर टू डोर किस तरीके से हो गाँव में, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। वैसे भी अब तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास पर डे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से संख्या भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, एक फुल प्रूफ प्लान कोरोना के खिलाफ साफ साफ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री की योजना काबिल तारीफ है। अब किस तरीके से इन योजनाओं को ज़मीन पे उसको उतारा जाता है, ये देखने की चीज़ होगी। जी डॉक्टर साहब, दूसरी खबर केजरीवाल के नए ड्रामे की। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में केजरीवाल के करीबियों के शामिल होने की किरकिरी से केजरीवाल इतने बौखलाए हुए हैं कि आजकल नए नए ऐलानों में लगे रहते हैं। अब केजरीवाल ने दिल्ली के हर जिले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक खोलने का फैसला किया है, लेकिन 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के लिए सिर्फ 200 कॉन्सेंट्रेटर का बैंक खोला जाएगा और इस पर दावा ये कि घर घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये दिल्ली
के लिए सिर्फ एक राहत भरी खबर है या सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? देखिए, दरअसल केजरीवाल कोई ही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नई नई बातें, नया नया सुगूफा छोड़ना, जो कहते हैं जुमलेबाजी करना, तो ये केजरीवाल की आदत हो गई है। अब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात ये कह रहे हैं, पहले इसका हिसाब कौन देगा? कि जो लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपके पास, आप डिमांड कर रहे थे कुछ और, आपकी ज़रूरत है कुछ और, आप ले रहे थे कुछ और, तो जो बाकी जो बच जा रहा था उसका आप क्या कर रहे थे? तो जो लोगों की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदारी तो केजरीवाल को लेनी होगी। अब नया सुगूफा कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है डोर टू डोर हम सप्लाई करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में 200 का। आप ये कहते हैं कि एक कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। अब इस तरह की बातें कह के आप लोगों को बाकायदा बरगला तो सकते हैं, राजनीति चमका सकते हैं, लेकिन आपके प्रबंधन से, दिल्ली सरकार के प्रबंधन से लोगों को राहत मिली, ऐसा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, आकर के वो भाषण रटा रटाया वो टीपी पढ़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के भाषण देते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वीडियो बना करके लोग जैसे यूट्यूब पे डालते हैं, वो वैसे मीडिया में डाल देता है, और वो ये कह रहा है कि भाई हम इस बार कोई चूक नहीं होगी। भाई पिछली बार क्यों चूक हो गई? अभी भी आप बेड कहाँ लगा रहे हो? बेड लगाने वाली एजेंसियां तो सेंट्रल एजेंसियां हैं। आप सिर्फ तमाशा करते हो, आप जाकर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हो, और अपने प्रवक्ताओं को आज इस बात पे तो कल दूसरी बात पे आप दलीलों से डिबेट जीतना चाहते हो, काम करके लोगों के दिलों को आप लूज कर रहे हो। ये बात केजरीवाल को समझ में आनी चाहिए। तीसरी खबर कोरोना पर घिरती कांग्रेस की। जैसे ही देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे, कांग्रेस को सियासत करने का मौका मिल गया। फिर तो कांग्रेसी नेताओं की तरफ से मोदी सरकार पर एक एक तीखे बाण चलने लगे। पीएम मोदी को एक के बाद एक आरोपों से भरी चिट्ठियां लिखी जाने लगी। लेकिन इस ब्लेम गेम में अब कांग्रेस खुद ही फंस गई है। लोगों को मुफ्त मदद के मामले में श्रीनिवास बीवी से पूछताछ हुई तो कांग्रेस बवाल करने लगे। अब बीजेपी ने यह कहकर कांग्रेस को बेनकाब किया है कि कोर्ट के कहने पर जांच तो गुस्सा क्यों आया? अगर गलत नहीं है तो फिर घबराहट क्यों? बीजेपी ने तो जमाखोरों से कांग्रेस नेताओं के संबंधों की जांच की भी पूरी मांग की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मदद भेज रही है, वो अपने मुख्यमंत्री से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना का तो इलाज है, पर इस घटिया राजनीति का क्या होगा? इस घटिया राजनीति का कोई इलाज नहीं है। ये अलग किस्म का वायरस है। आप देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर गंगा में लाश बह रही है तो ये हो रहा है, कितनी तमाम चीज़ें, ज़्यादातर उसमें जो फेक तस्वीरें हैं, 2014 2015 की तस्वीरें हैं, कहीं की तस्वीरें, दूसरे देश की तस्वीरें। पहले कहीं किसी सड़क पे कोई महिला ऑक्सीजन ले रही है, वो पुरानी तस्वीरें डाल रहे हैं कि भाई कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये सब कर कौन रहा है? ये वो जो किसान आंदोलन के समय जो टूल किट वाला गैंग था, वो गैंग वो काम कर रहा है। अफवाह फैलाना इनका धंधा है, उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। अब एक नया सुगूफा इन लोगों ने शुरू किया। भाई ये श्रीनिवास से सवाल क्यों किया जा रहा है? ये सवाल पूछना ही अपने आप में बताता है कि आप किस हिसाब से सच को गलत को सही साबित करने में जुटे हुए हैं। अरे भाई, श्रीनिवास से ही सिर्फ नहीं सवाल पूछा जा रहा है, कोर्ट के आदेश से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी पूछताछ हो रही है। गौतम गंभीर, वो जो एमपी है, उनसे भी पूछताछ हुई है। खुराना साहब के बेटे से भी पूछताछ हुई है। लेकिन आपसे पूछताछ हो रही है तो आप क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि एक बात का जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहेगी कि जब दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, जब एक तरफ ये सारा यही गैंग, टूल किट गैंग, ये जो लेफ्ट ट्रिबल कबाल है, छाती पीट रहा था, भाई ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब मालूम चल रहा है कि ये लोग ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। तो कोर्ट ने सिर्फ ये जानने की कोशिश की है कि ये बताओ भाई इन लोगों के पास कहां से आ रहा था। अब इतनी सी बात पे अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हो तो इसका मतलब जरूर है कि आप कालाबाजारियों के साथ आपके रिश्ते हैं। मैं एक और चीज देख रहा था कि ये लोग मदद तो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक नई बात जो सामने आई है कि सोनू सूद
जिन लोगों की मदद कर रहा है, बहुत सारे ट्वीट जिन्होंने मदद मांगे थे वो लोग अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये पीआर एक्सरसाइज लोगों की लाशों के ऊपर किया गया है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये तमाम ये जो लीडर्स जो ट्विटर के ऊपर 15 मिनट में मदद पहुंचाने का जो एक दुकान इन लोगों ने खोल रखा था और वाहवाही लूट रहे थे कि भाई कोई मसीहा पैदा हो गया है, ये कितने लोगों की मदद कर रहा है, वाकई वो जेन्युइन केसेस थे या फिर एक पीआर एक्सरसाइज था? क्योंकि सोनू सूद का ज़्यादातर ट्वीट और उसके बारे में जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, अगर ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे नीचे लिखा हुआ होता है प्रमोटेड, समबडी इज पेइंग ट्विटर कि भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, इसको प्रमोट कीजिए, इसको। तो ये प्रचार प्रसार का वक्त है, नेतागिरी करने का वक्त है, या एकजुट होकर के मिलजुल के लोगों को जान बचाने का के लिए लड़ाई लड़ने का वक्त है? ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन इस बात की जांच बिल्कुल होनी चाहिए, पूछताछ सारे नेताओं से होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए कि आप जब दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन की कमी थी तो आपके पास ये कुबेर का खजाना कहाँ से मिल गया था ऑक्सीजन का कि जहाँ से आप फौरन उठा ले रहे थे? अब बात बंगाल में ममता के जंगल राज की। चुनावों के दौरान और नतीजों के बाद बंगाल में हो रही हिंसा की वारदात और राज्य में कानून व्यवस्था का जायजा लेने राज्यपाल जगदीप धनखड़ नंदीग्राम पहुंचे। वहां की महिलाओं ने धनखड़ को ममता के जंगल राज की एक एक कहानी बताई, दीदी के गुंडों और पुलिस के गठजोड़ का सच बताया। धनखड़ ने नंदीग्राम के लोगों से बात करने के बाद कहा कि बंगाल ज्वालामुखी जैसा सुलग रहा है। डॉक्टर साहब, क्या यही वो सच है कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हार चुकी है? देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हारी तो हारी, लेकिन जिस तरह की बातें नंदीग्राम की महिलाएं रोते बिलखते गवर्नर साहब के सामने रख रही थी, वो तो विश्वास करने लायक नहीं है। अब आप देखिए, चुनाव नतीजों के बाद वहाँ पे इनकी पिटाई हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं, उनसे पैसे जबरदस्ती वसूली की जा रही है। और ये सब करने वाले कौन हैं? ये सब करने वाले वो इस्लामिक जिहादी किस्म का जो गैंग वहाँ ऑपरेट कर रहा है, जिसके ऊपर ममता बनर्जी का पूरा प्रोटेक्शन है, ये सारे लोग कर रहे हैं। और धनखड़ साहब ने जो बात कही है, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक है। इन्होंने कहा कि बंगाल ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। और दूसरी बात जो अपने ट्वीट में उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा कि ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो इस देश में विभाजनकारी ताकतें कौन हैं? आदर तो ये नक्सलाइट्स हैं या फिर ये जिहादी किस्म के लोग हैं जो हर जगह जो है अपना एक अलग राज्य, अपना एक अलग देश की मांग करने के लिए अंदर अंदर जो है सीक्रेट मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि गवर्नर साहब जो बात कह रहे हैं, यही बातें उन्हें देश के राष्ट्रपति को फौरन लिख करके भेजना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म हो गई है, यहाँ संविधान के मुताबिक सरकार काम नहीं कर रही है और फौरन आर्टिकल 356 यहाँ पे लगाया जाए। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर मुसलमानों के खिलाफ चीन की सबसे खौफनाक साजिश की। दुनिया भर में मानवाधिकार की उठती आवाज के बावजूद चीन ने अपने देश से मुसलमानों को खत्म करने की साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया है। शिनजियांग इलाके से मुसलमानों को हटाकर कैंप में गिरफ्तार किया जा रहा है, कई मस्जिद तोड़ दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, चीन के इस फैसले के पीछे की क्या राजनीति और समाजशास्त्र है? देखिए, चीन लगातार वहाँ पे जो जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, जिसको हम यूगर मुस्लिम्स कहते हैं, उनके खिलाफ वो मुहिम चला रहा है। कभी तो शुरू में एक उनको बाकायदा साइंटिफिक ट्रेनिंग देने की वजह से, उनको अच्छा मार्क्सिस्ट बनाने की वजह से उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। उन लोगों के ऊपर कई सारी पाबंदियां लग गई कि आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप ईद नहीं मना सकते। वहाँ के मौलानाओं को पकड़ पकड़ के ये वीडियो बनाते हैं, उनसे डांस करवाते हैं, उनकी दाढ़ियों को काटते हैं, तरह तरह से यातनाएं देते हैं। और ये बातें दुनिया जानती है अच्छी तरीके से। ये आज ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका और यूएन के अंदर
जो मुसलमानों की हालत चीन के अंदर है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि वहाँ से इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए चीन सरकार ने एक नया प्लान स्टार्ट किया है। एक तो इन लोगों को उठा करके सोलर प्लांटेशन जहाँ पे हो रहा है, सोलर बिजली के लिए जो बनाए जा रहे हैं संयंत्र, उसमें उनको इस्तेमाल कर रहा है, और उनके पीछे जो बहुत इम्पॉर्टेंट और जो पुराने मस्जिदें थी उन सबको बाकायदा ख़त्म कर दिया गया है। ये सवाल आज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया भर का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो वामपंथियों का जो पूरा गैंग है, देखिए किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें छाती पीट रहे हैं। हिंदुस्तान में भी देखिए ये तथाकथित सेकुलर लोग जो हैं, खुद को कहते हैं, किस तरह से इजराइल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। लेकिन इजराइल से ज़्यादा जिसको कह सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई चीन के अंदर हो रही है। वहाँ पे बाकायदा पूरे ओगर मुस्लिम के एग्जिस्टेंस को ही नेस्तो नाबूद करने का षड्यंत्र चल रहा है, उस पर काम जारी है। लेकिन एक भी शख्स, एक भी मुस्लिम देश चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।